नेताओं ने भी इस चीज को महसूस किया है, वो बोल भी रहे हैं कि इस बार का चुनाव अजीब टाइप का था। आप ध्यान दीजिएगा 2003 में जब अजीत जोगी की सरकार थी, कांग्रेस के नेतृत्व में वो चुनाव हो रहा था, तो मात्र 2% के अंतर से रमन सिंह मतलब भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी। यहाँ तक कि वो अपनी विधानसभा में कार्यकर्ताओं को चुनाव आचार संहिता लगने के पहले सम्मेलन लेकर पाटन में कह दिया था कि मैं यहाँ नहीं आ पाऊंगा, समय नहीं दे पाऊंगा। 2018 का चुनाव आप लोगों के भरोसे जीता था, ये चुनाव भी आप के भरोसे कार्यकर्ता भूपेश बघेल बनकर लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी इतनी शिद्दत से चुनाव लड़ी है यशवंत, लेकिन आज से 6-7 महीने पहले हम लोग भी कभी ये नहीं सोचते थे कि भारतीय जनता पार्टी इतना गेन करेगी। क्यों है? देखिए पहले राउंड पे फर्स्ट फेज पे चुनाव बस्तर और राजनांदगांव लोकसभा का जो चुनाव 20 सीटों पे हुआ, वो मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो रिपोर्ट आ रही है तो वो भाजपा वहाँ गेन कर रही है फर्स्ट फेज पे। इस बार चुनाव में मुद्दे गायब रहे। हाँ, ये मुद्दे ज्यादा घोषणाओं पर लोग बातें कर रहे थे, जो आपने जो कहा बात हो रही थी, घोषणा पत्र पे बात हो रही थी। उन्होंने पूरा पेज देखा, मैंने उसका पूरा पेज पढ़ा कंटिन्यू। इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई बात ही नहीं कर रहा है कि हमारे गांव की सड़क बनेगी, हमारे गांव में कॉलेज बनेगा, स्कूल बनेगा, इस पे कोई बात नहीं कर रहा है। पुल बना दो, कोई हमको कौन क्या दे रहा है। भूपेश बघेल ने 10 दिन में कर्ज माफ किया था, बिजली बिल हाफ जैसे इश्यूज थे, तो कहीं ना कहीं भूपेश बघेल लोगों के लिए काम किया है। भूपेश बघेल जी काम को डिनाई करके उनकी योग्यता, उनके सामर्थ्य पे कोई प्रश्न नहीं लगा सकता है। ठीक है, कर्ज हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन भूपेश बघेल ने लोगों के लिए काम किया। नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ में एक अजीब सा सन्नाटा है। लोग सवाल पे सवाल कर रहे हैं कि भैया छत्तीसगढ़ में सरकार किसकी बन रही है? क्या कांग्रेस रिपीट हो रही है, फिर भाजपा वापस आ रही है? बहुत सारे सवाल है, बहुत सारे जिसके जवाब तराशने होंगे। हमारे साथ आलोक तिवारी जी मौजूद हैं, जिन्हें आपने चुनाव भर सुना होगा। चुनाव भर बहुत सारी बातें उनसे सुना होगा आपने कि चल क्या रहा है। लेकिन आज हम बात करेंगे, उस पर आएंगे कि सरकार किसकी बन रही है। आपको इशारों में लगभग कह देंगे, बता देंगे, आप समझ जाइएगा। लेकिन डिटेल में हम आने वाले दिनों में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कि इस बार चुनाव कैसा था, चुनाव किस पार्टी ने कैसा लड़ा, मुद्दे क्या थे, घोषणा क्या थे, किस मुद्दों पर चुनाव हुए, तमाम विषयों पर बात करेंगे। तो आज शुरुआत करते हैं। भैया चुनाव निपट गया है, क्या मेरे पास जैसे फोन आ रहे हैं वैसे आपके पास भी आ रहे हैं धनाधन? बहुत रोज लगभग 20 फोन आते हैं। केवल ये जानना चाहते हैं कि हमारी सीट से जीत कौन रहा है, छत्तीसगढ़ में सरकार किसकी बन रही है। भैया कल ये बता रहे थे कि वो कांग्रेस की बन रही थी, आज तो बोल रहे हैं भाजपा की बन रही है। तो बड़ा बाजार गर्म है, पर जनता अपना निर्णय दे चुकी है। और 3 दिसंबर को सुबह 7 बजे से गिनती जब शुरू होगी जी, तो दोपहर 12 बजे तक चीजें साफ हो जाएंगी, सरकार किसकी बन रही है। लेकिन दोनों पार्टी के जो लोग हैं उनको आप देखते होंगे, उनके भाषण आप सुनते होंगे, तो दोनों बड़े कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। बीजेपी वाले डॉक्टर साहब भी बहुत खुश नजर आ रहे हैं कि बोलो हमारी सरकार बन रही है। दाऊ जी भी एकदम बोल रहे हैं कि हम देखिए राजनीतिक दल के से जुड़े लोग, चाहे वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हों, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी हों, दोनों दल अपने अपना दावा करेंगे जी। और उनके दावों की हकीकत का पता तो 3 तारीख को चलना है। पर ये 2023 का जो विधानसभा चुनाव जो संपन्न हुआ अभी 17 तारीख को, उस चुनाव और 2003 से लेकर 2018 तक के चुनाव, ये इस पे बड़ा अंतर था यशवंत। मतलब 2003 से 2018 के चुनाव बिल्कुल अलग ट्रेंड पे लड़े गए हैं। 23 का चुनाव और 2023 का चुनाव बिल्कुल अलग तरीके से इस बार लड़ा गया। नेताओं ने भी इस चीज को महसूस किया है, वो बोल भी रहे हैं कि इस बार का चुनाव अजीब टाइप का था। आप ध्यान दीजिएगा 2003 में जब अजीत जोगी की सरकार थी, कांग्रेस के नेतृत्व में वो चुनाव हो रहा था, तो मात्र 2% के अंतर से रमन सिंह मतलब भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी। विद्याचरण जी वो चुनाव कांग्रेस से अलग होकर लड़े थे, एनसीपी से 7% करीब वो वोट ले गए थे। तो कुल मिलाकर के भाजपा की सरकार बनी थी, बड़ा अंतर नहीं था, केवल 2% का था। 2008 में जब वही चुनाव हुआ विधानसभा का, तो कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ।
भाजपा की सरकार बनी, भाजपा की सीटें 2 सीट कम हुई ज्यादा एंटी और मात्र 1.5% वोट का कांग्रेस और भाजपा के बीच में फासला रहा। फर्क रहा। 2013 जब हुआ तो भी कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं था, जबकि उस समय मुद्दे रहे होंगे बहुत सारे बड़े बड़े। झीरम घाटी अपने आप में बड़ा मुद्दा बहुत था। बड़ा इशू था जी। कांग्रेस की एक पूरी लाइन खत्म हो गई थी, शीर्ष नेतृत्व कांग्रेस का छत्तीसगढ़ से खत्म हो गया था। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस नए सिरे से खड़ी हुई और वो कांग्रेस जो है 2018 में चुनाव लड़ी। लेकिन 2013 में भी कांग्रेस और भाजपा के बीच बड़ा फर्क नहीं था, केवल 1% के अंतर से भाजपा की सरकार बनी थी। कांग्रेस 38 पे थी और 51 या 52 सीट पे भाजपा थी। 2018 में जब चुनाव हुआ तो 15 साल की सत्ता के प्रति नाराजगी, भारतीय जनता पार्टी का कैडर इतना भरभराया कि कांग्रेस और भाजपा के बीच 10% का बड़ा अंतर आया। वोट शेयर में 10% का अंतर आया। सीटें तो बड़ा भारी अंतर होगी। कांग्रेस सत्तासीन हुई, भाजपा की 15 साल की सत्ता चली गई। मतलब स्थिति ये हुई कि भाजपा 15 सीट पे आगे सिमट गई थी। 15 साल की सरकार बनने वाली 68 कांग्रेस, 15 भाजपा और जोगी जी और बसपा के सहयोग से 7 सीटें वो लोग पा गए थे। 14% वोट अजीत जोगी उस चुनाव में ले गए थे। तो ये जो तीनों चुनाव थे वो और अभी का 2023 का चुनाव, ये बहुत जमीन आसमान का फर्क है। हालांकि 2023 में जय जोहार पार्टी, अमर राज पार्टी, अरविंद नेताम के नेतृत्व में जो लड़ रही है, अमित बघेल जो पार्टी नया बनाए हैं, ये दोनों पार्टियां भी लड़ रही है। आप भी कई सीटों पे लड़ रही है। अब ये वोट कितना बिखराव होता है लोगों का, कई जगह बागी भी कांग्रेस के भी हैं, बीजेपी के भी हैं। तो ये लोग कितना प्रभावित करते हैं इस चुनाव को, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये देखने वाला विषय होगा कि 3 तारीख को इन लोगों को कितना मत मिलता है। ये तो अपनी जगह हो गया कि वोट का विभाजन कितना होगा। लेकिन 2018 में सरकार के खिलाफ नाराजगी थी, लेकिन 2023 में सरकार को लेकर के नाराजगी जैसा कोई वातावरण नहीं दिखा, आक्रोश जैसी कोई स्थिति नहीं दिखी। निश्चित रूप से पीएससी में गड़बड़ी जैसे इश्यूज पे यूथ नाराज थे। 4-5 बड़े मुद्दे हैं जिसपे लोग, पीएससी का एक इशू था जो करंट में ही हुआ था और देश के प्रधानमंत्री, तो मुझे लगता है कि हर युवाओं पे पड़ा है। क्यों ये पढ़ने की वजह भी है यशवंत। बीजेपी ने हर कैंपेनिंग में, हर सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह जब भी भाषण किए तो उनके भाषण के केंद्र में हुआ करता था कि पीएससी की भर्तियों में यहाँ गड़बड़ी हुई, नागरिकों के साथ अन्याय हुआ है, तो घोटालेबाज को उल्टा टांग देंगे, लटका देंगे। मतलब ये अमित शाह की भाषा हुआ करती थी। दूसरा, सेंट्रल की एजेंसियों ने जिस तरीके से ईडी ने यहाँ शिकंजा कसा, तो ये भी छत्तीसगढ़ के लोगों ने पहली बार देखा। बैक टू बैक है ना, छापे पड़ते थे। मतलब चुनाव के दरमियान तो ये स्थिति थी कि किसके घर ईडी कब घुसेगी, है ना, तो इसका भी असर था। भूपेश बघेल ये तक कह दिया कि जितने गली गली में चूहे कुत्तों से ज्यादा ईडी के लोग घूम रहे हैं छत्तीसगढ़ में। मुख्यमंत्री जी का वो था। पर कुल मिला के चुनाव बहुत जबरदस्त हुआ है यशवंत। कांग्रेस में देखने वाली बात यह है कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका जी ही यहाँ पर कैंपेनिंग करते दिखी आपको पूरे चुनाव में। कांग्रेस छाप छोड़ नहीं पाया ना। नहीं, राहुल देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ छाप नहीं छोड़ पाया। नहीं, प्रदेश जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस के, खड़गे जी के साथ भाषा की दिक्कत है, संवाद पब्लिक से नहीं बनती। लेकिन प्रियंका और राहुल जी का आना बस्तर में और ये जो अपने बालोद, कुरूद, खैरागढ़ जैसी सीटों पे प्रियंका जी का जाना काफी महत्व रखता है। तो इसका भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट दिखेगा। पर पूरे चुनाव में भूपेश बघेल ही कांग्रेस के एक चेहरे के तौर पे सामने रखे गए। कांग्रेस ने एक बड़ी चूक इस पूरे चुनाव उसमें की यशवंत, कि सामूहिक नेतृत्व बोल करके भूपेश बघेल के नेतृत्व को जो कांग्रेस के भीतर ही चुनौती की स्थिति पैदा हुई, उसका कहीं ना कहीं असर देखने में आया। कांग्रेस को बिल्कुल रिस्क उठाने की आवश्यकता नहीं थी। भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में भूपेश से तो भरोसा टैगलाइन था, वो टैगलाइन ही रहना था, वो हट गया। आप ही भरोसा करना छोड़ दिए उसके ऊपर, तो जनता कैसे भरोसा करेगी? उसको हटाना पड़ेगा, उसकी होर्डिंग्स हटाए, पोस्टर हटाए।
कांग्रेस ने बड़ी चूक की। भूपेश बघेल 5 साल लोगों के लिए काम किए थे। कर्जा माफी जैसा बड़ा इशू था, 10 दिन में देश के किसी कोने में मेरा ख्याल है उदाहरण नहीं मिलेगा। भूपेश बघेल ने 10 दिन में कर्ज माफ किया था। बिजली बिल हाफ जैसे इश्यूज थे। तो कहीं ना कहीं भूपेश बघेल लोगों के लिए काम किया है। भूपेश बघेल जी के काम को डिनाई करके उनकी योग्यता, उनके सामर्थ्य पे कोई प्रश्न नहीं लगा सकता है। ठीक है, कर्ज हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन भूपेश बघेल ने लोगों के लिए काम किया। तो ये कांग्रेस की बड़ी चूक रही। भूपेश बघेल जी के चेहरे को सामने नहीं रख करके सामूहिक नेतृत्व की बात की, लेकिन लोगों ने स्वीकारा उन्हीं को। उसी में 90 में से 75 सीटों पे खुद ही गए। पूरे 90 पूरी सीटों पे लगभग 75 से 80 सीटों पे भूपेश बघेल खुद चुनाव में कैंपेनिंग किया। यहाँ तक कि वो अपनी विधानसभा में कार्यकर्ताओं को चुनाव आचार संहिता लगने के पहले सम्मेलन लेकर पाटन में कह दिया था कि मैं यहाँ नहीं आ पाऊंगा, समय नहीं दे पाऊंगा। 2018 का चुनाव आप लोगों के भरोसे जीता था, ये चुनाव भी आप के भरोसे कार्यकर्ता भूपेश बघेल बनकर लड़ेंगे। इसका नतीजा ये हुआ यशवंत, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात बोल रहा हूँ कि विजय बघेल जो सांसद है दुर्ग लोकसभा के, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत पहले उनको यहाँ प्रत्याशी बना दिया था। पाटन के एक एक गांव में तो विजय बघेल ने जबरदस्त कैंपेनिंग की और ताबड़तोड़ रैलियां सभाएं की, जिसके कारण आज पाटन जो है मुकाबले पे आने लगा है। परिणाम क्या होगा मैं नहीं जानता, लेकिन जबरदस्त हुआ है। विजय बघेल ने बहुत मजबूती से पाटन का चुनाव लड़ा है। जी। और एक चीज ध्यान देने लायक है यशवंत कि बीच चुनाव में टीएस बाबा का बयान चुनाव के बाद को लेके आने लगे। ये सब भ्रम की स्थिति जो कांग्रेस की तरफ से बनी, उसका नुकसान भी कहीं न कहीं कांग्रेस को हो रहा है। 2018 में कांग्रेस ने सामूहिक नेतृत्व से चुनाव लड़ा था और चरणदास महंत थे, ताम्रदास साहू टीएस थे जी। तो सोशल इंजीनियरिंग का एक ऐसा फार्मूला बना, पूरा प्रदेश कवर हो गया था कि पूरा प्रदेश कवर हो गया था। और साहू समाज को लगा कि ताम्रदास जी बनेंगे मुख्यमंत्री, साहू समाज ने कांग्रेस वोट किया जी। कुर्मी समाज को लगा कि अमरदाऊ बना थे मुख्यमंत्री, कुर्मी समाज दे दिया। कुरबा वालों को लग गए थे महंत जी बन रहे हैं, वो दे दिए, है ना। टीएस बाबा के क्षेत्र में लगा तो 14 की 14 सरगुजा की सीट हमारे पास आ गई। और टीएस बाबा ने बस्तर को काफी समय दिया था, तो बस्तर के लोग टीएस बाबा के साथ जुड़े हुए थे। इस बार टीएस बाबा पूरे कैंपेनिंग में कहीं नजर नहीं आया, सरगुजा और बिलासपुर में ही बंधे रह गए। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को रणनीतिक चूक हुई है। अब इसका नतीजा लोग ये बोल रहे हैं कि सरगुजा और बस्तर पे गहरा जो है, देखिए पहले राउंड पे फर्स्ट फेज पे चुनाव बस्तर और राजनांदगांव लोकसभा का जो चुनाव 20 सीटों पे हुआ, वो मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो रिपोर्ट आ रही है तो वो भाजपा वहाँ गेन कर रही है। फर्स्ट फेज पे भाजपा बढ़त पे है। अगर भाई एक सीट है केवल अभी तो, हाँ, वो तो राजनांदगांव अभी दुर्ग संभाग में एक ही सीट है, 20 में से एक ही नहीं, जो बस्तर और राजनांदगांव की 8 सीट, 12 सीट बस्तर की, तो 20 में एक थी राजनांदगांव की डॉक्टर रमन सिंह की सीट। अगर वहाँ 5 भी जीत रहे हैं, 6 भी जीत रहे हैं, 10 भी जीत रहे हैं, तो भाजपा तो गेन कर रही है, बिल्कुल भाजपा कम हो ही नहीं रही है। तो कुल मिला के बहुत रस्साकसी वाला चुनाव है यशवंत। लेकिन ये बता रहे कि पहले चरण की हवा जो है पूरे प्रदेश में फैली है, उसका इम्पैक्ट दोनों पार्टियों को। यशवंत इस चुनाव की सबसे बड़ी खासियत दूसरी ये रही कि लोग घोषणा पत्र का बेसब्री से इंतजार करते रहे, आखिरी दिन तक इंतजार करते रहे। कैंडिडेट डिक्लेयर हो गए, फर्स्ट फेज का मतदान करीब करीब पास आया, तब नामांकन की रैली खत्म होने वाली थी। दोनों दलों ने अपने अपने घोषणा पत्र लाए। और ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है कि जब लोग घोषणा पत्र का इंतजार करें, उस पर चर्चा करें और फिर मतदान हो, तो एक सार्थक परिणाम सामने आएगा। वो छत्तीसगढ़ के साथ हुआ है, ये अच्छा संकेत है। आप ध्यान दिए होंगे कि महतारी वंदन योजना करके भारतीय जनता पार्टी ने एक योजना लॉन्च अपने आप में अलग ही वन साइडेड हो गया। वो भारतीय जनता पार्टी का मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं यशवंत उसको। तो कांग्रेस हिल गई थी, कांग्रेस हिल गई थी पहले चरण में, तो कांग्रेस को समझ में नहीं आया। चुनाव हो भी गया, चुनाव खत्म हो गए, महतारी वंदन भी चल गया उधर। वो दिवाली के पहले, दिवाली कौन सी 7 तारीख को मतदान हुआ, 12-13 को दिवाली, 12-13 को दिवाली थी। उस दिन भूपेश बघेल जी लाइव आए और गृह लक्ष्मी योजना के नाम से इस योजना को शुरू, मतलब सेम योजना है जी, उसमें 15,000 की बात उन्होंने की जी। लेकिन क्या कांग्रेस की गृह लक्ष्मी योजना लोगों तक पहुंच पाई? तब तक बीजेपी फॉर्म हम सब अपना बंटवा के ले भी ली, बंटवा के
एक एक विधानसभा में 3-3 4-4 लाख फॉर्म बांटे हैं, ऐसे बता रहे थे। बहुत मतलब मैं तो वैशाली नगर को देखा हूँ, जी 70-75 हजार फॉर्म तो जमा हो चुके हैं। जी। अगर वही लोग मतदाता हैं, अगर वही लोग वोट कर रहे हैं तो बीजेपी तो उन्होंने उनके लिए फॉर्म तो भरा master तो इस stroke हो विश्वास चुका से भरा होगा कि भैया वोट देंगे बीजेपी को तब तो 1000 मिलेंगे, तो इस मानसिकता के साथ भरे हो सकता है। ये योजना जो है मास्टर स्ट्रोक रही यशवंत, इसकी चर्चा मतदान के बाद भी हो रही है। जी, आपने कहा कि वो मुद्दे से ज्यादा घोषणाओं पर चर्चा होती रही। मैंने सचिन घोषणा अग्रवाल पत्र पे बात मैंने सचिन अग्रवाल जी का कॉलम पढ़ा था हरिभूमि राजवंश ब्यूरो चीफ, आपके साथी, बहुत वरिष्ठ साथी। तो उन्होंने लिखा था कॉलम में कि इस बार चुनाव में मुद्दे गायब रहे। हाँ, ये मुद्दे से ज्यादा घोषणाओं पर लोग बातें कर रहे थे, जो आपने जो घोषणा कहा। पे बात हो रही थी, घोषणा पत्र पे बात हो रही थी यशवंत। उन्होंने पूरा पेज देखा, मैंने उनका पूरा पेज पढ़ा कंटिन्यू हरिभूमि। इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई बात ही नहीं कर रहा है कि हमारे गांव की सड़क बनेगी, हमारे गांव में कॉलेज बनेगा, स्कूल बनेगा, इस पे कोई बात नहीं कर रहा पुल बना दो, कोई नाली बना दो। हमको कौन क्या दे रहा है, वो बात करते रहे लोग, मतलब कि कौन किसको क्या दे रहा है। कौन किसको क्या दे रहा है। मतदाताओं का सौदा चल रहा है जी कि 11-12 हजार वो देंगे तो 15,000 आप दोगे, उन्होंने 3100 दिए तो हम 3200 देंगे, बेरोजगारी भी इतना दोगे तो शराबबंदी जैसा गंभीर मसला उसको किसी ने छुआ नहीं। किसी दोनों राष्ट्रीय दलों के घोषणा पत्र में नहीं है। 2018 तक कांग्रेस आरोप लगाती थी, 18 से 23 तक बीजेपी आरोप लगाई, लेकिन 23 में दोनों के पास नहीं है। दूसरा, जी भारतीय जनता पार्टी इतनी शिद्दत से चुनाव लड़ी है यशवंत, लेकिन आज से 6-7 महीने पहले हम लोग भी कभी ये नहीं सोचते थे कि भारतीय जनता पार्टी इतना गेन करेगी। गुजरात विधानसभा चुनाव के बाद पूरे प्रदेश में के वातावरण बना कि सारे सीनियरों को किनारे कर दिया जाएगा। फिर कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी अपने दूसरी लाइन को बड़ा मजबूती से तैयार कर रही है और नए लोगों को मौका मिलेगा। ये इतना ऐसा हवा बना कि लगा कि सारे सीनियर जो है मार्गदर्शक मंडल में अपने आप ही चले जाएंगे। लेकिन कर्नाटक चुनाव के बाद परिस्थितियां बदली। कर्नाटक चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा और उसका नतीजा ये रहा यशवंत की छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति पे बदलाव किया। सारे सीनियर देख लीजिए, सांसद मैदान में उतारे गए, मंत्री को मैदान में उतारा, रेणुका सिंह, हार चुके थे जो विजय बघेल, प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष अरुण साहु सांसद भी हैं बिलासपुर से, तो सारे सांसदों को, विष्णुदेव साय, सारे लोगों को, सीनियर लोगों को मौका दिया। बृजमोहन अग्रवाल, सरोज पांडे को, सरोज जी का राज्यसभा बचा हुआ है यशवंत, और राज्यसभा में अभी भाजपा रिस्क उठाने की स्थिति में नहीं है, इसलिए सरोज पांडे जी को उम्मीदवार नहीं बनाया गया, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन उनके परिवार को अवसर दिया जा सकता था, लेकिन इस बार बहुत ही किनारे रही। चुनाव से एक तरीके से उनको पृथक ही कर दिया गया था। लेकिन वो शायद उनके पिताजी की भी तबीयत खराब है, इसलिए भी पारिवारिक वजह से भी व्यस्त रही होंगी। तो ये कहना भी ठीक नहीं है कि वो एकदम से साइड कर दी गई, लेकिन सारे पोस्टरों में उनको तस्वीरों में रही, जब भी मौका मिला प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकार पर अपने दुरुक के मंच में रही, तो ऐसा कुछ नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी मजबूती से इस चुनाव को लड़ा और कर्नाटक के बाद यहाँ रणनीति बदली, सारे सीनियर लोगों को मौका मिला। प्रेम प्रकाश पांडे जी मैदान में दिखे आपको, अमर अग्रवाल दिखे, बहुत मजबूती से चुनाव लड़े, बहुत और जो नेता पिछले बार चुनाव हारे थे इस बार काफी कमबैक किए हैं। 40 सीटें 45 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने नए लोगों को मौका दी यशवंत, और पुराने सारे लोगों को मैदान में उतारा है। तो नए और पुराने का कॉम्बिनेशन जो बना हो गया। सोशल इंजीनियरिंग पे बहुत ध्यान दी। निषाद समाज अगर छूट रहा था तो कसडोल से आखिरी में जो उतारी जी, बेमेतरा जहाँ योगेश तिवारी को अचानक पार्टी में लाया गया था लेकिन समीकरण नहीं बैठा, तो वहाँ साहू समाज के दीपेश को उम्मीदवार में उतारा गया जी। तो टोटल सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रख करके भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा सोशल इंजीनियरिंग तैयार किया। फूक के कदम और प्रत्याशी चयन रिकेश सेन को वैशाली नगर दिया गया जी। केवल सेन समाज पूरे प्रदेश में अकेले लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये परिस्थितियां भाजपा के लिए अनुकूल बनी जी। दूसरा, सेंट्रल की राजनीति जो है भाजपा में ज़्यादा हावी रही, मतलब दिल्ली की बारीक नज़र चुनाव में रही। नरेंद्र मोदी देश के सबसे बड़े, विश्व के सबसे ताकतवर नेता हैं जी। यहाँ 68 रैलियाँ, मेरा ख्याल है 8 रैलियाँ, हर संभाग उन्होंने कवर कर लिया, हर संभाग को उन्होंने कवर किया जी। और बेहद आक्रामक रहे। छोटे छोटे इशू को उन्होंने, लोकल इशू को भी टच किया, ट्रेंडिंग मुद्दों को छोड़े ही नहीं कि छत्तीसगढ़ में चल क्या रहा है, उस जिले में क्या चल रहा है उसको। मैं आपको बताऊं, साजा में एक घटना हुई थी बीरनपुर के मामलों को, उसको नरेंद्र मोदी जी ने भी
छुआ, और नरेंद्र मोदी के बाद अमित शाह ने भी उसमें आक्रमक अमित शाह जी तो लगभग हर भाषण में उसको जिक्र करते थे, और ईश्वर साहू बोलते थे। टोटल जितने स्टार प्रचारक आ गए, राजनाथ सिंह आए अपने पाटन में जी, हेमंत असम के सीएम आए जी, तो अनुराग ठाकुर आए जी, है ना, तो मतलब लाइन लगा हुआ स्टार प्रचारकों का जी। रविशंकर प्रसाद कभी किसी कानून मंत्री बड़ी सभा लेने में नहीं आते, लेकिन रविशंकर प्रसाद दुर्ग आए और नामांकन करवाया वो प्रत्याशी। कानून मंत्री, उन्होंने वो जो बात कही महादेव सट्टा बुक पे जो तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही मजबूती से लड़ा, और चुनावी मैनेजमेंट के मामले में भी भारतीय जनता पार्टी का कोई मुकाबला नहीं, कांग्रेस बहुत आगे दिखी जी। महादेव सट्टा बुक ये इसने पूरा ट्रेंड चेंज कर दिया, मतलब चुनाव का पूरा साइड ही चेंज कर दिया। सेकंड फेज का इलेक्शन तो महादेव सट्टा बुक पे ही बीजेपी ने लड़ा, ऐसा लगा जी। मतलब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तक को आँच आई, अच्छा गई, नाम 508 करोड़ की गड़बड़ी का आरोप लगा। अब आरोप में कितना दम है, क्या है जी। लेकिन मतदान के बाद से ईडी उडी नहीं दिख रही है। हाँ, आज 21 तारीख 22 तारीख हो गए, तो भूपेश बघेल उस मामले में सही थे, ऐसा लगता है कि ईडी उडी चुनाव तक 17 तारीख, उन्होंने वो कहते भी थे कि 17 तारीख तक आपको दिखेंगे, एक से कहानियां, एक से किस्से सुनने मिलेंगे। कुल मिला के भाजपा ने भी अच्छा चुनाव लड़ा जी। और भाजपा की पूरी कोशिश यशवंत सिर्फ इतनी थी कि 2018 का जो उसको कैडर बिखरा था, उस कैडर को कैसे भी करके वापस लेके आए। जो समाज भाजपा से दूर गया था 2018 में, वो समाज फिर से वापस आ जाए, ये कोशिश भाजपा की रही। और मेरे को कहीं ना कहीं दिखता है कि कोशिश में भाजपा सफल होती दिखती है। अब रिजल्ट क्या होगा 3 तारीख को पता चलेगा जी। लेकिन बहुत ही अलग ट्रेंड पे चुनाव लड़ा गया है जी, और चुनाव का वातावरण भी एकदम अलग ट्रेंड पे था जी। ना कहीं शोर था, ना मतलब कहीं कोई इतनी शांतिपूर्ण तरीके से एक दो घटनाओं को छोड़ दे तो है ना, कुछ जगहों पे शहीद जवान हमारे शहीद हुए है ना जी। तो वो बड़ी घटना है, शहीद होना भी बड़ी घटना है, लेकिन बहुत मतलब आशा के अनुरूप शांतिपूर्ण चुनाव रहा जी। तो बाकी हम विस्तार से आपको बाद में बताएंगे। सीएम फेज पर हम बाद में अलग से चर्चा करेंगे और सीटों पर अलग से डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा संघ और बीजेपी और कांग्रेस की सर्वे रिपोर्ट क्या कहती है, उस पर भी हम आने वाले दिनों में अपडेट आपको देंगे। तो आप बने रहिए बेल आइकन के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी बातचीत कैसे लगी और आपके इलाकों में, आपके विधानसभा में कौन प्रत्याशी जीत रहे, कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि अगला जो वीडियो हम बनाने वाले हैं वो उसी पे बेस्ड बनाएंगे। और हमारे पास जो रिपोर्ट है उस पर हम एक कंपाइल स्टोरी तैयार करके आपके लिए हम पेश करेंगे। बाकी जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।